गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोविड-19 के कारण आप लोग सब घर में बैठे हो, तो घर में बैठे बैठे चलो कुछ पढ़ाई कर ले। इसी बहाने आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। आज हम एसपी विषय पे लेसन पूंजी के स्रोत यह पढ़ने वाले हैं। तो पूंजी पूंजी अर्थात होता है पैसा। कंपनी में पैसा आता कहाँ से है, कौन से मार्गों से आता है, क्योंकि कंपनी बिना पैसों के तो आरंभ की नहीं जा सकती, इसलिए पूंजी लाना यह पहला कर्तव्य होता है। तो ये पूंजी किन मार्गों से कंपनी में आती है, कैसे कैसे इसका विभाजन होता है, ये हम अब अच्छे से समझ लेंगे। कंपनी के पूंजी के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है स्वामित्व पूंजी, जिसको हम कहते हैं ओन कैपिटल, और दूसरा होता है उधार पूंजी, और जिसको कहते हैं बोरोड कैपिटल। तो आज हम सिर्फ स्वामित्व पूंजी के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। स्वामित्व पूंजी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अंश शेयर्स, और दूसरा होता है प्रतिधारित कमाई रिटेन अर्निंग्स। तो अंश कंपनी का पूंजी प्राप्त करने का सबसे मुख्य और पहला मार्ग होता है। तो इन अंशों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समतांश वह होते हैं जो अंशधारी को कंपनी पर मालिकाना हक दिलवाते हैं। समता अंशों पर कंपनी का वजूद निर्भर करता है। जैसे हमारे भारत में दो टाइप की कंपनियां ज़्यादातर कार्य करती है, एक सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। दोनों की डेफिनेशन आप लोग को मालूम है। सार्वजनिक कंपनी यानी 51% समता अंश जनता के हक में रहते हैं, और निजी कंपनी में 51% समता अंश निजी अस्तित्व में रहते हैं। इसलिए हमारे जो समता अंश है वो कंपनी को सबसे ज़्यादा मात्रा में पूंजी दिलवाते हैं। इसलिए समता अंशों का निर्गमन प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। समता अंशधारी जो अंशों में अपना पैसा लगाते हैं वो जोखिम की पूंजी कहलाती है। वो जोखिम की पूंजी इसलिए कहलाती है कि समता अंशधारियों को उनके द्वारा लगाई पूंजी कभी वापस नहीं मिलती है, क्योंकि समता अंश होते ही ऐसे अंश है, शेयर्स है, जब कंपनी का समापन होगा 50 साल बाद, 40 साल बाद, जब भी, तब वो उनका वापसी का कोई गारंटी रहती है, अन्यथा इनकी वापसी की कोई गारंटी रहती नहीं है। को लाभांश मिलता है वो अनिश्चित दर से मिलता है, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लाभ कमाती है, तो समता अंशधारियों को पैसा भी ज़्यादा मिलता है लाभांश के रूप में, और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो उनको घाटे का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए इनको समता अंशधारियों को जोखिम की पूंजी कहा जाता है। लेकिन फिर भी समता अंशधारियों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि वो समता अंशधारी होते हैं, इसलिए इनको कंपनी की सदस्यता मेंबरशिप भी प्राप्त होती है। ये कंपनी की सभाओं में भाग ले सकते हैं, कंपनियों के बारे में अपनी राय दे सकते हैं, अपना मत प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से समता अंशों को कई बड़े बड़े अधिकार दिए जाते हैं, प्लस इनको मालिकाना हक भी दिया जाता है, इनको स्वामित्व भी प्राप्त होता है। इनके राय के बिना कंपनी में कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा सकते। दूसरी बात यह होती है कि समता अंशधारियों को बोनस अंश दिए जाते हैं। बोनस अंश यानी विशेष योग्यता वाले अंश होते हैं। जो भी व्यक्ति बोनस अंश धारण करता है, जो भी समता अंशधारी बोनस अंश धारण करता है, उसको कंपनी में विशेष अधिकार पाने का पूरा हक होता है। विशेष अधिकार से अर्थ होता है वह कंपनी के संचालक बन सकते हैं, डायरेक्टर्स बन सकते हैं, कंपनी के अधिकारी बन सकते हैं। इस प्रकार से उनको पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समता अंश पूंजी कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूंजी होती है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पैसा समता अंशधारी दिलवाते हैं। अब आता है दूसरा पूर्वाधिकार अंश। अब जैसे हमने पहला पढ़ा है समता अंश, तो समता अंश में कैसा 51% शेयर होल्डर ही रहते हैं। इसके बाद में इनको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी अगर कंपनी को पूंजी की आवश्यकता है तो वो क्या करेंगे, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन होता है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश वह होते हैं जो कभी कभी कंपनी को, यानी जब भी पूंजी वापसी होगी समता अंशों से पहले इनको दिया जाता है, लेकिन ये जोखिम इनको समता अंश से कम होती है। क्यों? क्योंकि इनको लाभांश निश्चित दर से दिया जा सकता है। कंपनी हर दशा में इनको लाभांश देती है, लेकिन इनको कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। ये सभाओं में भाग नहीं ले सकते, ये अपनी राय प्रकट नहीं कर सकते, इनको बोनस अंश प्राप्त नहीं होते हैं, इनको किसी प्रकार के किसी कंपनी में हक दिए नहीं जाते हैं। लेकिन सिर्फ इनके लिए इतना ही होता है
कि इनको लाभांश प्राप्ति का और पूंजी वापसी का पूर्व अधिकार होता है, इसलिए इन्हें पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इसकी मात्रा कम भी हो सकती है, कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है। कंपनी को यह अंशों का निर्गमन करना अनिवार्य नहीं होता है। तो अब स्टूडेंट हमने दो अंश पढ़े, एक समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। अब जैसे तुमको खास करके पेपर में आता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, ये दोनों में अंतर खास करके पेपर में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन। तो दोनों में अब अंतर पे एक बार अपन ध्यान दे देते हैं। समता अंश प्रत्येक कंपनी को निर्गमन करना अनिवार्य होता है। पूर्वाधिकार अंश प्रत्येक कंपनी को निर्गमित करना अनिवार्य नहीं होता है। समता अंशधारी कंपनी में मालिकाना हक रखते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी में मालिकाना हक नहीं रखते हैं। समता अंश पर पूरी तरह से सेबी का नियंत्रण रहता है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशों में यह नियंत्रण थोड़ा कम होता है। समता अंशधारी सभा में भाग ले सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी ना सभा में भाग ले सकते हैं, ना राय प्रकट कर सकते हैं, ना उनके अधिकार होते हैं। समता अंशधारी को बोनस अंश भी प्राप्त होते हैं, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी को बोनस अंशों के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। समता अंशधारी कंपनी के सदस्य होते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक पूंजी देयक होते हैं, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी स्वेच्छा से कंपनी की इच्छा पर कंपनी के अंशधारी बनते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समता अंश और पूर्वाधिकार अंश पढ़ा। तो अंश स्वामित्व पूंजी का पहला भाग अंश और अंश के दो महत्वपूर्ण प्रकार हमने पढ़ लिए। अभी हम स्वामित्व पूंजी का दूसरा भाग चालू करेंगे, प्रतिधारित कमाई, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग यानी अंदरूनी रूप से कंपनी में पूंजी कैसे निर्माण की जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कंपनी की वार्षिक आय। कंपनी की वार्षिक आय का संबंध होता है कंपनी जो मुनाफा कमाती है, लाभ कमाती है, उसमें से कंपनी बचत करके किस प्रकार पूंजी का निर्माण कर सकती है। तो यह वार्षिक आय कंपनी के अलग अलग मार्गों पर निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा है कर नीति, सरकारी कर नीति। तुमको मालूम है सरकार समय समय पर टैक्सेस लगाती है, कर लगाती है। सरकार की कर नीति हमेशा हर वर्ष बदलते रहती है। अब सरकार की कर नीति अगर हाई लेवल पर होगी, उच्च रूप से होगी, तो उसको कंपनियों को टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। अगर टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा तो वो फंड्स का निर्माण कम कर पाएंगे, और फंड्स का निर्माण कम कर सकेंगे तो उनको पूंजी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से कर नीति किस प्रकार की सरकार रखती है इस पर भी निर्भर करता है कि वह पूंजी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आती है लाभांश नीति, यह मेन है, मुख्य है। लाभांश नीति यानी लाभांश की कौन सी पद्धति अपनाती है। देखो अब लाभांश की दो पद्धति है, एक संकुचित नीति होती है, एक उदार नीति होती है। संकुचित नीति यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनी फंड के रूप में बचा लेती है और सदस्यों को लाभांश की मात्रा कम करके देती है, तो इसको कहते हैं संकुचित नीति। तो लाभांश की मात्रा अगर जैसे पहले डिसाइड कर लेती है कंपनी इतने % लाभ दिया जाएगा, 10%, 9%, 8%, जो भी इनके सभाओं में डिक्लेयर होता है। लेकिन अगर कंपनी किसी कारणवश से संकुचित मार्ग अपनाती है तो यह दर वो कम कर लेती है। कम कर लेती है तो कंपनी के पास पैसा बचता है तो पूंजी का निर्माण अधिक होता है। लेकिन इसका उल्टा असर अंशधारियों पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, क्योंकि लोगों के मन में असंतोष फैल जाता है कि भाई पहले तो हमें 10% बोला था, अभी 8% कैसा हुआ। तो इस प्रकार से लोगों का विश्वास थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये दोनों टाइप से हमको देखना पड़ता है। और अगर उदार नीति रही, उदार नीति यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सदस्यों को फ़ायदा दिलाना, अंशधारियों को फ़ायदा दिलाना, तो ऐसी अगर नीति अपनाते हैं कंपनियां तो क्या होता है, कंपनी को तो कंपनी फ़ायदे के रूप में लोगों को तो ज़्यादा बढ़ती है, लोगों का विश्वास बढ़ता है, हो सकता है भविष्य में तुम्हारे शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे। लेकिन कंपनी की आंतरिक पूंजी कम हो जाती है, पूंजी निर्माण क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार लाभांश नीति का भी पूंजी निर्माण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता
है। इसके बाद आता है सरकारी नियम या नियंत्रण। अब सरकार हर इसमें अपना अपना नियंत्रण रखती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर लिमिटेड है तो पूरी तरह से वो सरकारी नियंत्रण में चलती है। कंपनी एक्ट 1956 उस पर लागू हो जाता है। सेबी का नियंत्रण रहता है पूंजी पर पूरी तरह से। तो सरकार समय समय पर अपने नियम बनाती है कि कितना % पैसा तरल होना चाहिए, कितना % पैसा बैंक में जमा रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें सरकार समय समय पर उनका परसेंटेज चेंज करते रहती है। इसलिए सरकारी नियम के नियंत्रण पर डिपेंड करता है कि वो कितनी पूंजी बचा सकती है और कितनी पूंजी का उपयोग अपने आने वाले व्यापार के दिनों के लिए वो कर सकती है। इस प्रकार स्वामित्व पूंजी कंपनी में कार्य करती है। कितना मिनट हुआ? गो। तो धन्यवाद बच्चों, आपने अगर जो भी सुना है अच्छे से ध्यान लगाकर सुना है। तो आपके लिए आज का होमवर्क यह है कि आप जितने भी मैंने जैसे अंश के 2 प्रकार पढ़ाए हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश, अपने कॉपी में समतांश के बारे में कम से कम 5 से 8 लाइन तुमको लिखना है। उसके बाद पूर्वाधिकार अंशों के बारे में कम से कम 5 से 8 लाइन तुमको लिखना है। उसके बाद प्रतिधारित कमाई के प्रत्येक पॉइंट्स जो है अपने कॉपी में नोट करना है और हर पॉइंट्स को कम से कम 4-5 लाइनों में समझाना है। और यह तुम मुझे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के द्वारा भेज सकते हैं। तो आप ज़रूर करोगे। और हम इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे, उधार पूंजी। और प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।